ट्रेसिंग चेंज थ्रू 1000 years। 1000 सालों में जो चेंजेस हुआ है उसका एविडेंस। A section of the world map drawn by the geographer Al-Idris in the 12th century, showing the Indian subcontinent from land to sea। तो ये जो है ऊपर का ये वर्ल्ड मैप है जिसमें जियोग्राफर अल इद्रिस ने 12th सेंचुरी में दिखाया कि इंडिया जो है वो समुद्र में कहाँ पर लोकेटेड है। Taking a look at map 1 and 2, map 1 was made in 154 Common Era by the Arab geographer Al-Idris। ये मैप 1 और 2 जो है ये अरब जोग्राफर अल इद्रिस ने 154 में बनाया था। The section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world। तो ये जो सेक्शन जो है वो इंडियन और इंडिया सबकॉन्टिनेंट्स का बहुत बड़ा मैप है जो वर्ल्ड मैप में है। मैप 2 was made in 1720 by French cartographer। फिर 1720 में फ्रेंच कार्टोग्राफर ने और एक मैप बनाया। The two maps are quite different even though they are of same area। दोनों भी ग्राफ जो एक अरब जोग्राफर ने बनाया कार्टोग्राफर ने बनाया है वो काफ़ी अलग है लेकिन एरिया जो है वो सेम है। In Al-Idris map, South India is where we could expect to find North India and Sri Lanka is the island at the top। तो यहाँ पे क्या है अल-इद्रिस ने अपना मैप दिखाया कि साउथ इंडिया वहाँ पर है जहाँ पे नॉर्थ इंडिया और श्रीलंका आइलैंड है। श्रीलंका आइलैंड जो टॉप में है। द प्लेस नेम आर मार्क्ड इन अरबिक्स। तो ज़्यादातर ये जो है ये अरबिक में मार्क्ड है। हाँ, तो ये पूरा जो सेक्शन है ये साउथ इंडिया है और यहाँ से जो आइलैंड जो नज़दीक है वो है श्रीलंका। और ये सभी जो भी जोग्राफिकल फीचर लेबल किया है ये सब अरब में है, अरब लैंग्वेज में है। The subcontinents from the early 18th century atlas the view of Guillaume de Isle। So ये जो है ऊपर का जो है मैप ये एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया है। ठीक है, ये वैसा ही दिखता है जैसा हमारा मॉडर्न इंडिया मैप दिखता है जहाँ पे ये इंडिया है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरबिक है और यहाँ पे इसके नीचे है श्रीलंका। और ये जो है फ्रेंच भाषा में लिखा है इंडिस। यहाँ पे गोल्फ दे बंगाल। And there are some well-known names like Kannauj in Uttar Pradesh, spelled in the name as Kannauj। Map 2 was made nearly 600 years after Map 1। तो यहाँ पे हम ये फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बना हुआ जो मैप है इसमें उत्तर प्रदेश में कन्नौज नाम देख सकते हैं जिसको फ्रेंच में कन्नौज लिखा है। और ये जो मैप है वो लगभग मैप 1 से 600 साल बाद बनाया गया था। जैसे कि कहाँ पर है कन्नौज।
हाँ, यहाँ पे मंगोल देख सकते हैं। ये मालवा देख सकते हैं जो राजस्थान की तरफ है। नहीं, यहाँ पे इतने क्लियरली देख नहीं पा रहे कि कन्नौज कितना है। तो देखो गुजरात, गुजरात लिखा है। ठीक है, फिर this map seem more familiar to us and the total area in the particular are surprisingly detailed। तो ये मैप जो है काफ़ी फेमिलियर है कोस्टल एरिया से, जो हमारे मॉडर्न मैप की तरह दिखता है। दिस मैप was used by European sailors and merchants on their voyage। ये जो मैप जो है ज़्यादातर यूरोपियन सेलर्स और मर्चेंट ने बनाया था। ज़्यादातर यूरोपियन सेलर और मर्चेंट जो है अपने वॉयज के टाइम पे, मतलब सी में ट्रैवल करने के टाइम पे समुंदर की खोज में ये लोग यही मैप यूज़ करते थे। लुक एट एरिया इन द इंटीरियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स इन मैप 2। मैप 2 में जो ये सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर के हिस्से में देखो, आर दे एज डिटेल एज दोज ऑन कोस्ट। क्या वैसा ही डिटेल है जैसा कोस्ट में डिटेल है। फॉलो द कोर्सेस ऑफ रिवर गंगा एंड सी हाउ इट इज शोन। तो गंगा रिवर का देखो कि कहाँ पे दिखाया है। वाई डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस इन द लेवल ऑफ डिटेल्स एंड एक्यूरेसी बिटवीन कोस्टल एंड इनलैंड एरिया इन द मैप। अभी का मैप में और जो मैप फ्रेंच ने बनाया है उनमें कितना फ़र्क है, और कोस्टल और आइलैंड एरिया जो दिखाया है मैप में उसमें कितना फ़र्क है कुछ कुछ फ़र्क है। Equally important is the fact that science of cartography differ in the two periods। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि कार्टोग्राफी का जो साइंस है वो दोनों जो है सेंचुरी में काफ़ी अलग था। 12th सेंचुरी में काफ़ी अलग था, और उसके 600 साल बाद मतलब 18th सेंचुरी में बहुत बड़ा फ़र्क था। तो एक 6th सेंचुरी और 18th सेंचुरी के में बहुत ही फ़र्क था। When historian real documents, maps and texts from the past, they have to be sensitive to different historical background। जब भी हिस्टोरियन डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं तो उन्हें मैप और टेक्स्ट को डिटेल से देखना पड़ता है पास्ट के मैप से, क्योंकि ये जो है काफ़ी सेंसिटिव है अलग अलग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के लिए। The context in which information about the past was produced। क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट है जो हमें पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, नया और पुराना टर्मिनोलॉजी। If the context in which information is produced changes with time, what about language and meaning? अगर कॉन्टेक्स्ट जो है इंफॉर्मेशन में उसमें अगर चेंजेस होता है वक्त के साथ, तो उसके भाषा और मीनिंग में के बारे में क्या बता सकते हैं। Historical record exists in variety of language which have changed considerably over the years। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो है वो लैंग्वेज अलग अलग लैंग्वेज में एग्जिस्ट करता है, और हर साल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो है बदला गया है। मेडिवल पर्शियन फॉर एग्जांपल डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। मेडिवल पर्शियन काफ़ी अलग है मॉडर्न पर्शियन से। The difference is not just with regards to grammar and vocabulary, the meaning of words also change over time। सिर्फ ग्रामर और वोकेबलरी का ही फ़र्क नहीं, बल्कि शब्द का जो मीनिंग है
वो भी वक्त के साथ बदल गया है। Take the term Hindustan for example. Today we understand it as India. पहले इंडिया को हिंदुस्तान बोला जाता था और आज इंडिया बुलाया जाता है। द मॉडर्न नेशन स्टेट जो अब एक मॉडर्न नेशन है, मॉडर्न राष्ट्र है। When the term was used in 13th century by Minhaj-e-Siraj, a chronicler who wrote in Persia, he meant the area of Punjab, Haryana and lands between the Ganga and Yamuna. तो ये जो वर्ड्स जो है हिंदुस्तान, ये 13th सेंचुरी पर्शियन क्रॉनिकल्स राइटर ने मिनहाज ई सिराज ने लिखा था। इसका हिंदुस्तान नाम का मतलब ही ये है, ऐसा एरिया, ऐसा जगह जहाँ पर पंजाब है, हरियाणा है और एक ऐसा ज़मीन है जो यमुना गंगा के बीच में है। He used the term in a political sense for land that were a part of dominion of दिल्ली सुल्तान। अब एक पर्शियन राइटर का हिंदुस्तान नाम डालने का रीज़न ये था कि ये इंडिया जो पहले जिसे हिंदुस्तान बुलाया जाता था, ये दिल्ली सुल्तान के कंट्रोल के अंदर में था। Area included in this term shifted with the extent of sultanate, but the term never included South India. तो ये जो एरिया जो है, ये सुल्तान रूल की वजह से एक्सटेंड हुआ, लेकिन इस टर्म में कभी साउथ इंडियन नाम को कभी जोड़ा नहीं गया। By contrast, in the early century, Babur used Hindustan to describe geography, the fauna and the culture of the inhabitant of the subcontinents. उसका उल्टा बाबर ने 16th सेंचुरी में हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया ताकि इंडिया के जो फाउना है, मतलब प्लांट्स है, एनिमल्स है और जो उनका कल्चर है, उसको रिलेट करने के लिए हिंदुस्तान वर्ड बार यूज़ किया गया। As we see later in this chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind. फिर इसके बाद ये जो है बाद में 14th century poet जो आमिर खुसरो, उन्होंने भी हिंद शब्द यूज़ किया था। While the idea of geographical and cultural entity like India that exists, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it today. वैसे भी ये जो जोग्राफिकल आइडिया जो था और कल्चर एंटिटी जो था, जैसे कि इंडिया, ये एग्जिस्ट नहीं करता था। हिंदुस्तान वर्ड जो है वो कोई पॉलिटिकल या नेशनल मीनिंग से रिलेट नहीं कर रहा था, जैसा अभी रिलेट करते हैं वैसा हिंदुस्तान वर्ड्स रिलेट नहीं करता है, लेकिन इंडिया वर्ड्स काफ़ी रिलेट करता है। Historians today have to be careful about the term they use because they meant different thing in the past. तो हिस्टोरियन को काफ़ी ध्यान देना पड़ता है कि वो कौन से शब्द को यूज़ करे, क्योंकि हर शब्द का मतलब बहुत ही अलग है। जो पहले लोग सोचते थे, जो पहले उसका जो मीनिंग था पास्ट में और अभी जो इसका मीनिंग है वो काफ़ी अलग है। मतलब जो शब्द 12th सेंचुरी में यूज़ होता था हिंदुस्तान वर्ड इंडिया के लिए, वो अब हिंदुस्तान वर्ड्स इंडिया की जगह यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदुस्तान वर्ड्स जो था उसका मीनिंग काफ़ी अलग है था। बिकॉज हिंदुस्तान वर्ड में साउथ इंडिया टर्म शामिल नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम सुल्तानेत या फिर सुल्तानेत रीजन जो था वो इतना पावरफुल नहीं था साउथ इंडिया में। तो इसीलिए आज के तारीख में इंडिया को हिंदुस्तान नहीं बुलाया जाता है, सिर्फ इंडिया बुलाया जाता है, क्योंकि दोनों हिंदुस्तान इंडियन मीनिंग में बहुत ही फ़र्क है। टेक फॉर एग्जाम्पल सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर्स। तो सिंपल टर्म में देख सकते हैं फॉरेनर्स
सिंपल टर्म फॉरेनर्स है. इट इज़ यूज टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन. तो आज के टाइम में हम फॉरेनर शब्द इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम ये बता सकें ये इंसान जो है वो इंडियन नहीं है. The medieval period of foreigner was any stranger who appeared, say, in a given village, someone who was not a part of the society or culture. तो फॉरेनर शब्द जो है पहले मेडिवल पीरियड में क्या माना जाता था, एक ऐसा स्ट्रेंजर जो किसी गांव का हिस्सा नहीं है या किसी सोसाइटी या कल्चर का हिस्सा नहीं है. इन हिंदी the term Pardesi might be used to describe such a person, and in Persia, Ajnabi. So, foreigner जो इंग्लिश शब्द है हिंदी में उसका नाम बोला जाएगा परदेसी, मतलब जो देश के बाहर है. और दूसरा जो पर्शियन लोग ऐसे अजनबी वर्ड्स यूज़ करते हैं. A city dweller therefore might have regarded as first dweller as a foreigners. एक सिटी का जो सिटी में जो ट्रैवल करने वाला जो रहता है उसे फॉरेस्ट ड्वेलर से भी जाना जाता है, तो इनको भी फॉरेनर बोला जाता है. बट टू पेसेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर्स टू ईच अदर. लेकिन दो इंसान जो सेम विलेज में रहता है वो फॉरेनर नहीं एक दूसरे से. इवन दो दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड, भले ही उनका रिलीजन और कास्ट बैकग्राउंड काफ़ी एक दूसरे से अलग क्यों ना हो, लेकिन कभी एक पीसेंट को मतलब एक स्लेव को कभी फॉरेनर नहीं माना जाएगा. हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेस. हिस्टोरियन के सोर्स. Historian uses different type of source to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. तो historian जो है अपने अलग अलग टाइप के सोर्सेस से पास्ट के बारे में सीखते थे, उनका स्टडी करते थे और उनका इन्वेस्टिगेशन करते थे. लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल you read about ruler of the Gupta dynasty and Harshvardhan. सिक्स स्टैंडर्ड के क्लास में गुप्ता डायनेस्टी हर्षवर्धन का रूलर के बारे में बता गया था. इन दिस बुक we read about the following 1000 years from roughly 700 to 1750. इस बुक में ज़्यादातर जो है 1000 years के बारे में बताया जाता है, 700 years से लेकर 1750 years तक. तो अभी इसमें हम मेडिवल पीरियड की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे जो 700 साल से लेकर 1750 years तक था पीरियड. You will notice some continuity in the sources used by historian for the study of period. आप नोटिस करेंगे कि ये सोर्स कंटिन्यू होता है और इसे हिस्टोरियन यूज़ करते हैं अलग अलग पीरियड्स के बारे में, हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में स्टडी करने के लिए. They still rely on coins, inscription, architecture and textual record for information. Historians आज भी हिस्ट्री को पढ़ने के लिए पीरियड के स्टडी के ऊपर डिपेंडेड है. आज भी वो कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर्स, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स के ऊपर डिपेंडेड है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के लिए. बट देयर इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी, लेकिन इसे डिसकंटिन्यू भी माना जाता है. द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो इस पीरियड का जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स ये बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के रिकॉर्ड जो है वो बार बार विटनेस करने को मिल रहा है. स्लोली डिस्प्ले द अदर टाइप ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन. जो पहले का जो हिस्टोरिकल सोर्सेस है वो अभी का आने वाला सोर्सेस की वजह से उसका जगह उसका वैल्यू रिप्लेस हो रहा है. थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकेम चीपर. इसकी वजह से जो
जो भी पेपर जो हिस्टोरिकल पीरियड क्या बताता है वो काफ़ी अब उसका वैल्यू कम होने लगा है. द वैल्यू ऑफ पेपर. पेपर का कीमत. कंपेयर द फॉलोइंग. In the middle of the 13th century, a scholar wanted to copy a book, but he did not have enough paper. मिडल 13th सेंचुरी में एक स्कॉलर थे. वो एक बुक कॉपी करना चाहते थे लेकिन उनके पास पेपर काफ़ी नहीं था. सो ही वॉश द राइटिंग ऑफ अ मैन्युस्क्रिप्ट ही डिड नॉट वांट, ड्राई द पेपर एंड यूज्ड इट. उन्होंने क्या किया, जो पहले से एक मैन्युस्क्रिप्ट था जिसमें उन्होंने कुछ लिखा हुआ था, वो लिखा हुआ उन्होंने निकाल दिया, उसको ड्राई किया, उसको यूज़ किया. A century later, if you bought some food in the market, you could be lucky and have the shopkeeper wrap it for you in some papers. लेकिन आज के तारीख में कोई भी, अगर हम भी किसी मार्केट में कोई भी स्नैक्स खाना चाहते हैं जैसे कि वड़ा पाव हो, समोसा पाव हो, तो शॉपकीपर क्या करते हैं, फटाफट वो पेपर लेता है और हमारा फास्ट फूड को रैप करके हमें दे देते हैं. When was the paper more expensive and easily available in the 13th or 14th century? क्यों 13th और 14th सेंचुरी में पेपर का कीमत इतना क्यों ज़्यादा था और अब वो कैसे इजीली अवेलेबल है? Widely available, people use it to write holy texts, chronicles of rulers, letters and teaching of saints, petitions and judicial records, and for the register of accounts and taxes. तो मेडिवल पीरियड में लोग जो है पेपर को कैसे यूज़ करते थे, होली टेक्स्ट लिखने के लिए, जो राजा है उनकी गाथा लिखने के लिए, उनकी शौर्य की गाथा लिखने के लिए, फिर लेटर्स और सेंट्स के टीचिंग्स, फिर जुडिशियल रिकॉर्ड्स, पेटिशंस, या फिर अकाउंट्स और टैक्सेस रजिस्टर करने के लिए. Manuscripts were collected by wealthy people, rulers and monasteries and temples. ज़्यादातर मैनuscripts को कौन कलेक्ट करता था, वही लोग कलेक्ट करते थे जो काफ़ी समृद्ध थे, जैसे कि पैसे वाले लोग, राजा, मोनेस्ट्रीज जैसे कि मॉन्क्स और टेम्पल्स, ये लोग मैनuscripts को कलेक्ट करते थे और अपने हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में रिकॉर्ड करते थे. दे वर प्लेस इन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव. और ज़्यादातर इन सारे मैनuscripts के कलेक्शन को आर्काइव्स या लाइब्रेरी में रखा जाता. दिस मैनuscripts एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन टू हिस्टोरियन बट दे आर ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़. तो ज़्यादातर ये मैनuscripts और डॉक्यूमेंट जो है बहुत सारे डिटेल इंफॉर्मेशन देता है हिस्टोरियन को, लेकिन इसे यूज़ करना भी बहुत मुश्किल है. Archive, a place where documents and manuscripts are stored. आर्काइव ऐसा जगह है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और मैनuscripts को स्टोर किया जाता है. Today all national and state government have archive where they keep all their old official records and transactions. तो आज के तारीख में बहुत सारे नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना आर्काइव्स को और अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शंस को आर्काइव में रखते हैं. There were no printing press in those days, so scribed copied manuscript by hands. उस ज़माने में प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं था, तो स्क्राइब्स जो थे वो मैनuscript को कॉपी करते थे, हाथ से लिखते थे. तो ये जो स्क्राइब जो है ये कौन होते थे, ये डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करते थे और ये लोग हाथ से लिखते थे. मतलब उस ज़माने के वो प्रिंटिंग के जैसा वो काम करते थे लेकिन हाथ से काम करते थे. इफ़ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड होमवर्क यू वुड नो दैट दिस इज़ नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज. अगर आप अपने फ्रेंड का होमवर्क को कॉपी करेंगे तो आपको पता चलेगा ये सिंपल एक्सरसाइज नहीं है.
Sometimes you cannot read your friend's handwriting and are forced to guess what is written. कभी कभी आपको फ्रेंड का हैंडराइटिंग भी समझ में नहीं आता है, फिर आपको ज़बरदस्ती लिखना पड़ता है. एज ए रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड वर्क्स. तो यहाँ पे आपका फ्रेंड के होमवर्क में और आपके होमवर्क में बहुत ही बड़ा फ़र्क दिखता है. मैन्युस्क्रिप्ट्स कॉपी समवॉट सिमिलर. तो मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करना भी वैसा ही है, सेम ही है एज स्क्राइब कॉपी मैन्युस्क्रिप्ट. They also introduce small changes, a word here, a sentence there. This small difference grew over century of copying on the manuscripts of the जो स्क्राइब जो मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी करते थे तो उन्होंने भी छोटे छोटे चेंजेस लाए. वर्ड्स कहीं और होते थे, सेंटेंस कहीं और होता था. तो इससे छोटे छोटे डिफरेंस जो है वो बढ़ते चले गए जैसे जैसे सेंचुरीज तक मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करते गए, तब तक जब तक मैन्युस्क्रिप्ट्स का प्रिंटिंग प्रेस नहीं आया. ये देखो, ये स्क्राइब है, ये स्क्राइब है. ये जो पहले वाला जो डॉक्यूमेंट जो है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है, उसको कॉपी करके लिख रहे हैं दूसरे बुक्स में. ये पेंटिंग है, अ पेंटिंग ऑफ अ स्क्राइब मेकिंग अ कॉपी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स. तो ये जो है स्क्राइब का पेंटिंग है जहाँ पे वो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट से कॉपी कर रहे हैं. दिस पेंटिंग इज ओनली 10.5 सेंटीमीटर बाय 7.1 सेंटीमीटर इन साइज. ये पेंटिंग का साइज़ उतना ही छोटा है जितना एक छोटे स्कूल के बच्चे का स्केल छोटा रहता है. बिकॉज ऑफ इस साइज इट्स कॉल्ड अ मिनिएचर. तो इसका साइज़, इस पेंटिंग का साइज़ छोटा होने की वजह से इसे मिनिएचर पेंटिंग बोलते हैं. A miniature painting were sometimes used to illustrate the text of manuscripts. ज़्यादातर मिनिएचर पेंटिंग का इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि मैन्युस्क्रिप्ट्स के टेक्स्ट को इलिस्ट्रेट कर सके. They were so beautiful that later collector often took the manuscript apart and sold just the miniature. ये मिनिएचर पेंटिंग इतना खूबसूरत होता था कि आगे जाके कलेक्टर्स ने क्या किया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में से जो भी मिनिएचर पेंटिंग था उसको अलग किया मैन्युस्क्रिप्ट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट से अलग किया और मिनिएचर पेंटिंग को बेचने लगे. सेम टेक्स्ट बिकम सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. सेम टेक्स्ट जो है वो दूसरे टेक्स्ट से काफ़ी अलग रहा. This is a serious problem because we rarely find the original manuscript of the author today. तो एक एक जो मैन्युस्क्रिप्ट था वो दूसरे मैन्युस्क्रिप्ट से काफ़ी अलग रहता था. तो ये प्रॉब्लम बहुत ही सीरियस हो गया था क्योंकि आज के ऑथर जो थे उनको मैन्युस्क्रिप्ट ढूंढना, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ढूंढने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गया था. वी आर टोटली डिपेंड अपॉन द कॉपी मेड बाय लेटर स्क्राइब. तो आज के तारीख में जो स्क्राइब ने जो भी कॉपीज़ लिखा है उसी के ऊपर डिपेंडेड है. एज अ रिजल्ट हिस्टोरियन हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन. इसकी वजह से हिस्टोरियंस को अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स के वर्जन्स को पढ़ना पड़ता है सेम टेक्स्ट का, ताकि समझ सके कि ओरिजिनल ऑथर ने अपने ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में क्या लिखा था. On occasion, author revised these chronicles at different times. और अलग अलग टाइम में क्रॉनिकल्स मतलब जो गाथा, तो जो एक स्टोरी था, गाथा जो था वो अलग अलग टाइम में उन्होंने बार बार लिखा है. The 14th century chronicles, Zayuddin Barani wrote his chronicle first in 1356, another version of 2 years later. 14th century में क्रॉनिकलर्स जैसे कि ज़ियाउद्दीन बरानी ने क्रॉनिकल्स लिखा था. वो पहले क्रॉनिकल्स थे जिन्होंने क्रॉनिकल लिखा था 1356 में और उसके 2 साल के बाद दूसरा एक वर्जन लिखा.
The two different from each other. Historian did not know about the existence of the first version until 1960. तो अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट होने की वजह से हिस्टोरियन को पता नहीं था, तब तक उनको पता नहीं चला जब तक उसका पहला वर्जन 1960 तक मिला नहीं. It remained lost in the large library collection. आज के तारीख में बहुत बड़े लाइब्रेरी कलेक्शन में वो गुम हो गया. Different kind of handwriting could make the reading of Persian and Arabic difficult. तो पर्शियन और अरबिक लैंग्वेज में इससे लिखा जाता था मैन्युस्क्रिप्ट्स को, और हैंड राइटिंग भी अलग अलग होता था, इसलिए पढ़ना बहुत मुश्किल था. द नास्तालिक स्टाइल ऑन द लेफ्ट इज कर्सिव एंड इजी टू रीड. लेफ्ट साइड में जो नास्तालिक स्टाइल जो राइटिंग होता था वो काफ़ी कर्सिव रहता था और उसे पढ़ना आसान था. द शिकस्त ऑन द राइट इज डेंसर एंड मोर डिफ़िकल्ट. जो राइट साइड में जो है शिकस्त वाला स्टाइल वो काफ़ी डेंसर और काफ़ी डिफ़िकल्ट है. तो ये नस्तलक है जो कर्सिव है, उसे रीड करना आसान है, और ये शिकस्त है जो काफ़ी डेंस है और उसे रीड करना काफ़ी मुश्किल है. New social and political group. The study of 1,000 years between 700 and 750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of development that occur over the year. तो हिस्टोरियन को मेडिवल पीरियड के बारे में स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मेडिवल पीरियड जो स्टार्ट होता है 700 ईयर्स से लेकर एंड होता है 750 ईयर्स तक, ये लगभग 1,000 ईयर्स से भी ज़्यादा लंबा पीरियड है, जो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इस हिस्टोरिकल इवेंट्स में बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ डेवलप हो गया. At different moments in this period, new technology made appearance like the Persian. और इस मोमेंट में बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ ने आना बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आए, जैसे कि पर्शियन व्हील्स इन इरिगेशन. पर्शियंस व्हील को यूज़ करते हैं इरिगेशन में. इरिगेशन ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे पानी को लाया जाता है एग्रीकल्चर फील्ड में, खेती में. और द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग एंड फायर आर्म इन कॉम्बैट. और स्पिनिंग व्हील जो था और फायर आर्म्स, ये सब नए नए टेक्नोलॉजी आने लगे मेडिवल सेंचुरी में. न्यू फूड एंड बेवरेज अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट्स. बहुत सारे नए नए खाना फूड जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कॉन्डिमेंट्स और मसाले और बेवरेजेस आने लगे सब कॉन्टिनेंट्स में, जैसे कि पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी. ये सब जो है इंडिया का नहीं है, बाहर से आता है. Remember that all these innovation, new technology and crop came along with the people who brought other ideas and them as well. याद रखना चाहिए सभी इनोवेशन, ये नए नए टेक्नोलॉजीज और क्रॉप जो है ऐसे लोग लाए जिन्होंने ये आइडिया दूसरों से लिया था. As a result, this was a period of economic, political, social and cultural changes. तो medieval period एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल चेंजेस होता है. You will learn about some of these changes in chapter 5, 6, 7. इसके बारे में सीखोगे चैप्टर 5, 6 और 7 में. This was also a period of great mobility. ये पीरियड जो है ग्रेट मोबिलिटी का पीरियड है. ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. बहुत सारे लोगों का ग्रुप जो था लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करते थे अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने के लिए. The subcontinent holds immense wealth and the possibility for people to carve a fortune.
ये सब कॉन्टिनेंट्स के पास बहुत सारा वेल्थ था और लोग अपना फॉर्च्यून ढूंढने के लिए यहाँ पर आते थे. One group of people who became important in this period were the Rajputs, a name derived from Rajaputra, the son of a rulers. तो उसमें से ऐसे ग्रुप है जैसे कि राजपूत्स. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लोगों के ग्रुप्स थे. ये नाम राजपुत्र नाम से आया गया है. इसका मतलब है शासन का, मतलब राजा का बेटा. Between the 8th and 14th century, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed क्षत्रिय का status. फिर बाद में ये राजपूत नाम ज़्यादातर 8 और 14th सेंचुरी में बार बार यूज़ किया गया क्योंकि ये जो वर्ड जो है ऐसे ग्रुप लोग को रिप्रेजेंट करता है जो अपने आप को क्षत्रिय कास्ट स्टेटस में मानते हैं. क्षत्रिय मतलब कौन? जो युद्ध में लड़ने वाले योद्धा जो थे, जो युद्ध करते थे या पॉलिटिकल अफेयर्स में वो काम करते थे या एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते थे. ठीक है, तो वो लोग उस क्षत्रिय कास्ट स्टेटस को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने आप को बार बार राजपूत नाम से रिप्रेजेंट करते थे. The terms included the Persian wheels. हाँ, तो ये पर्शियन व्हील जो था, ठीक है, इससे पानी को सेचा जाता था और खेती में लाते थे. Not just rulers and chieftains, but also soldiers and commanders who serve in the army of different monarchs all over the subcontinents. सिर्फ राजा ही नहीं और सिर्फ चीफ ही नहीं बल्कि सोल्जर्स, कमांडर जो अलग अलग रॉयल्स मोनार्की के लिए आर्मी का काम करते थे पूरे इंडिया में, उन सब लोग अपने आप को क्षत्रिय नाम के टर्म से खुद को बुलाते थे. Cavalry code of conduct, extreme valor and a great sense of loyalty were the quality attributed to Rajputs by their poets and bards. जो पोएट्स जो थे, बार्ड्स का मतलब भी पोएट होता है, तो ज़्यादातर वो राजपूत लोगों के क्वालिटीज़ के बारे में तारीफ़ करते थे कि राजपूत काफ़ी ईमानदार होते हैं और काफ़ी बहादुर होते हैं. वो बार बार उनका शौर्य वीर की गाथा के बारे में बताते थे, उनकी तारीफ़ें करते थे क्योंकि ज़्यादातर राजपूत जो थे यही रॉयल्स फैमिली के जो राजपूत जो थे इन पोइट्स लोगों को के पैट्रन थे, मतलब पोइट्स को पैसे देते थे क्योंकि पोएट इन राजपूत रॉयल फैमिलीज राजा पे डिपेंडेंट थे. Other groups of people such as Marathas, Sikhs, Ahoms and Kayast, a caste of scribes and secretaries, also used the opportunity of the age to become politically important. और भी लोगों के अलग अलग ग्रुप्स जैसे कि मराठा, सिख, जाट्स, अहोम, कायस्थ, ये कास्ट जो थे ये स्क्राइब्स और सेक्रेटरीज के कास्ट है. मतलब ऐसे स्क्राइब मतलब पता है जो लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स से जो लोग ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैन्युस्क्रिप्ट्स कॉपी करते थे वो लोग, और सेक्रेटरीज. तो ऐसे अलग इस टाइप के कास्ट वाले लोग भी पॉलिटिकली अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे थे ऐसे वक्त, और ये लोग भी आगे जाके बहुत ही पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट ग्रुप्स बन गए. Throughout this period, there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture, a change faster, more complete in some area than in others. तो मेडिवल पीरियड में बहुत सारे फॉरेस्ट को खाली किया जा रहा था, बहुत सारे पेड़ों को काटे जा रहे थे ताकि एग्रीकल्चर को बढ़ा सके. तो इतना बड़ा चेंजेस फटाफट हो रहा था और दूसरे एरिया में भी फैल रहा था. चेंजेस इन द हैबिटेट फोर्स मैनी फॉरेस्ट डेवलप टू माइग्रेट. इसकी वजह से
हैबिटेट में ऐसा चेंजेस होने की वजह से बहुत सारे फॉरेस्ट ड्वेलर को भी माइग्रेट करना पड़ा। अदर्स स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकम पीसेंट। दूसरे लोग ज़मीन खोदते थे और वो लोग पीसेंट बन गए, लेबर बन गए। This new peasant group gradually began to be influenced by regional markets, Egyptian priests, monastery and temples. ये जो नए 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 लेबर के जो ग्रुप थे वो बाद में उन पे असर होने लगा। किसका असर होने लगा? रीजनल मार्केट, चीफ प्रीस्ट, मोनेस्ट्री, टेम्पल्स, ये सब लोग नए नए लेबर के ग्रुप के ऊपर असर कर रहे थे। They become a part of large complex society and were required to pay taxes, offer goods and service to local lords. तो ये जो नए ग्रुप्स के जो लेबर है, ये लोग अपने आप इतने बड़े कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के हिस्सा बन गए, जहाँ पर वो अपने लोकल लॉर्ड्स, अपने लोकल लैंडलॉर्ड को खुश करने के लिए या उनसे सेफ्टी के लिए टैक्सेस पे करते थे और गुड और सर्विस ऑफर करते थे। एज ए रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक सोशल डिफरेंस एमर्ज अमंग पीसेंट्स। इसकी वजह से लेबर के बीच में इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंस, इकोनॉमिक सोशल के ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। सम possessed more productive lands. Others also kept cattle. Some combined artisans works with agriculture activity during the lean seasons. कुछ लोग प्रोडक्टिव लैंड, कुछ लोग के पास उपजाऊ ज़मीन था, कुछ लोग के पास कैटल्स थे जैसे कि गाय है, भैंस है, घोड़ा है, और कुछ लोग के पास काम करने वाले आर्टिसंस थे और कुछ लोग के पास एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने के लिए भी मजदूर थे, जो सीज़न के हिसाब से काम करते थे। As society become more differentiated, people were grouped into jatis or subcaste and ranked on the basis of their background and their occupations. तो सोसाइटी में बहुत बड़ा फ़र्क होने की वजह से बहुत सारे ग्रुप लोगों ने अपना खुद का भी सबकास्ट बनाया था और रैंक बना दिया था उनके ऑक्यूपेशंस और बैकग्राउंड के हिसाब से। Ranks were not fixed permanently and vary according to the power, influence and resources controlled by the member of jats. ज़्यादातर ये रैंक्स या सबकास्ट जो थे ये परमानेंटली फिक्स नहीं रहता था, ये बदलते रहता था। किसकी वजह से बदलते रहता था? अगर पावर का चेंजेस होने की वजह से, इन्फ्लुएंस का चेंजेस होने की वजह से, या जो भी कोई जात के मेंबर्स कोई रिसोर्सेस को कंट्रोल कर रहा है, उनकी वजह से ये रैंक, ये सबकास्ट जो था चेंज होते रहता था। The status of the same जाति could vary from area to area. एक एरिया से लेकर दूसरे एरिया तक सबका जातीस का स्टेटस चेंज होता था। जातीस bring their own rules and regulation to manage the conduct of their members. जातीस जो थे क्या करते थे? अपने खुद के मेंबर्स को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए वो अपना खुद का रूल बनाते। This regulation were enforced by an assembly of elders, जिसका सम एरिया द जाति पंचायत। जाति कौन करते हैं? जो जात के जो बड़े बुजुर्ग लोग जो थे वो ये सब करते थे और ऐसे एरिया को जाति पंचायत बोलते हैं। जातीस were also required to follow the rules of their village. तो ये जातीस मतलब सब कास्ट को अपना खुद का रूल, अपने गांव का रूल को फॉलो करना ज़रूरी है। Several villages were governed by chieftain. ज़्यादातर जो ये विलेज जो थे chieftain लोग गवर्न करते थे, कंट्रोल करते थे। Together they were only one small unit of state. ये जो थे chieftain होने दो, जातीस होने दो, ये सिर्फ एक बहुत बड़े देश के बस छोटे से मामूली से हिस्से थे। Habitat referred to the environment of a region and the socio-economic lifestyle of its resident. Habitats किसको
बोलते हैं ऐसा रीजन का इन्वायरमेंट, ठीक है, मतलब रीजन सोशल और इकोनॉमिक लाइफस्टाइल का जो इन्वायरमेंट है जो है उस पर्टिकुलर एरिया में, उसको हैबिटेट बोला जाता है. Of the technology, economic, social and cultural change described in this section, which you think were more significant in the town or village in which you live. तो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर चेंजेस को डिस्क्राइब जो है सेक्शन में, उसके बारे में सोचो कि टाउन और विलेज के बीच में क्या फ़र्क है जहाँ पे तुम रहते हो. Regions and Empire. Large state like those of Cholas, Chapter 2, Tughlaq, Chapter 3, Mughals, Chapter 4, encompass many regions. तो चैप्टर 2 में चोलास के बारे में हम सीखेंगे, चैप्टर 3 में तुगलक के बारे में, चैप्टर 4 में मुगल्स और उनके अलग अलग रीजन्स के बारे में सीखेंगे. संस्कृत प्रशस्ति सी, चैप्टर 2 फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ प्रशस्ति. तो प्रशस्ति ये संस्कृत वर्ड जो है ये चैप्टर 2 में ही सीखेंगे. प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान जियासुद्दीन बालबन 1266 to 1287 explained that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal, Gauda in the east to Gajan in Afghanistan in the west and include all of the South India Dravida. तो दिल्ली का सुल्तान जियासुद्दीन बालबन जो 12th सेंचुरी के राजा जो थे, वो उनके ज़माने के ऐसे राजा जो थे जिसका एम्पायर बहुत ही बड़ा था. उनका एम्पायर जो था बंगाल से, जिसे उस ज़माने में गौड़ा बोलते थे, जो ईस्ट में है, फिर फैला हुआ था अफ़गानिस्तान के गजन तक और साउथ में द्रविड़ तक फैला हुआ था. पीपल of different region, Gowda, Andhra Pradesh, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra, also Gujarat apparently fled before his army. तो जो अलग अलग रीजन के जो लोग जो थे वो उनके आर्मी आने से पहले ही भाग जाते थे. कैसे, किस रीजन के लोग? गौड़ा बंगाल, आंध्रा केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात. Provinces of Delhi Sultanate during Muhammad Tughlaq reign, according to Egyptian source Masalik al-Absar fi Mamlik al-Amsar of शिहाबुद्दीन उमैर. तो दिल्ली सुल्तानेट का जो ज़मीन जो था वो मोहम्मद तुगलक के शासन के टाइम में इजिप्शियन सोर्सेस के हिसाब से कहाँ तक फैला हुआ था. तो इजिप्शियन सोर्सेस के हिसाब से मसलिक अब अबसर फी ममलिक अल अमसर ने दिखाया है. कौन से सोर्सेस से? शिहाबुद्दीन उमैर सोर्सेस से. इसमें एक इजिप्शियन ने दिखाया कि ये मोहम्मद तुगलक का एम्पायर कहाँ कहाँ तक फैला था. अब पूरे इंडिया तक फैला था और यहाँ तक अफगानिस्तान में भी. Why do you think ruler made such claims? क्यों राजा हमेशा राज्य को बढ़ाना चाहते थे? Regard this as exaggerated claim of conquest. वो हमेशा राज्य हत्याने का क्लेम्स को तारीफ का के exaggerate करते थे. At the same time, they try to understand why ruler kept claiming to have control over different parts of the subcontinents. कि उसी टाइम पे रूलर जो थे क्लेम करते थे सब कॉन्टिनेंट्स का अलग अलग पार्ट में वो क्यों कंट्रोल करना चाहते थे. By 700, many regions already possessed
distinct geographical dimension and their own language and culture characteristics. So 700 से ज़्यादा जो रीजन जो थे वो अलग अलग जोग्राफिकल डायमेंशन को पोजेस करता था, उनका खुद का लैंग्वेज और कल्चर था. यू विल लर्न मोर दैट अबाउट दिस चैप्टर 9, वो चैप्टर 9 में सीखेंगे. दे वे ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज. यहाँ पर ऐसे भी जो रीजन थे जो स्पेसिफिक रूलर्स ही रूल करते थे, स्पेसिफिक डायनेस्टी रूल करते थे. This there was considerable conflict between these states. और ज़्यादातर यहाँ पे बहुत ही हमला होता था. Occasionally dynasty like Cholas, Khaljis, Tughlaq and Mughals were able to build an empire that was a pan-regional spanning diverse region. तो ज़्यादातर ये बड़े डायनेस्टी जिसके चोलास, खलजीस, तुगलक, मुगल्स जो थे ये अपने एम्पायर पूरे इंडिया में बना पाए अलग अलग डाइवर्स रीजन में. नॉट ऑल दिस एम्पायर वे इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल. ये सभी एम्पायर स्टेबल या सक्सेसफुल नहीं थे. कंपेयर फॉर एग्जाम्पल टेबल 1 इन चैप्टर 3 एंड 4. What was the duration of rule of the Khaljis and Mughlaq dynasty? टेबल 1 में चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में खलजी और मुगलक डायनेस्टी का रूल्स का ड्यूरेशन कब तक था, मतलब कब तक खलजी शासन कर पाए, मुगलक डायनेस्टी शासन कर पाए. लैंग्वेज एंड रीजन. इन द 13th 18th the poet Amir Khusro noted that there was a different language in every region of this land. आमिर खुसरो जो बहुत ही फेमस पोएट थे ना 1318 में, उन्होंने ये लिखा था कि यहाँ पर इस जगह पर मतलब इंडिया के में बता रहे थे कि हर रीजन में अलग अलग लैंग्वेज है. सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री. इन सर्दर्न कर्नाटक, तो सर्दर्न कर्नाटक की भाषा को द्वार समुद्री बोलते हैं. तेलंगानी इन आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज को तेलंगानी बोलते हैं. गुजरी इन गुजरात, तो गुजरात में गुजरी बोलते हैं. महाबरी इन तमिलनाडु, तमिलनाडु को महाबरी और मलबरी बुलाते हैं. गौड़ इन बंगाल, बंगाल को गौड़ बुलाते हैं, गौड़ या गौरी. अवधी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को अवध बुलाया जाता था. एंड हिंदवी इन द एरिया अराउंड दिल्ली, और दिल्ली के हर जगह को हिंदवी बोला जाता था. तो पहले कर्नाटक को द्वार समुद्री नाम से बुलाया जाता था, आंध्र प्रदेश को तेलंगानी से बुलाया जाता था, गुजरात को गुजरी और तमिलनाडु को मालबरी से बुलाया जाता था. बंगाल को गौ या गौरी के नाम से बुलाया जाता था. ईस्टर्न उत्तर प्रदेश को अवध और दिल्ली के आसपास को हिंदवी बुलाया जाता था. Amir Khusro went on to explain that in contrast to this language that was Sanskrit, which did not belong to any region. आमिर खुसरो ने भी बताया एक ऐसा लैंग्वेज है कि ये किसी भी रीजन के साथ बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, और वो है संस्कृत. It was an old language and common people do not know it. Only the Brahmins do. आमिर खुसरो ने बताया संस्कृत लैंग्वेज जो है काफ़ी इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, किसी भी रीजन से वो बिलोंग नहीं करता. और ये जो लैंग्वेज जो है बहुत पुराना है, प्राचीन है, और कॉमन लोगों को इस लैंग्वेज के बारे में नहीं पता. सिर्फ ब्राह्मण्स लोगों को इस संस्कृत लैंग्वेज के बारे में पता है. Make a list of the language mentioned by Amir Khusro. Prepare another list of the name of the language spoken today in the regions he mentions. तो ये लैंग्वेज का लिस्ट के बारे में लिखो जो आमिर खुसरो ने मेंशन किया, और आज के तारीख में इस रीजन में कौन से लैंग्वेज से में बात करते वो भी मेंशन करो जो आमिर खुसरो ने मेंशन किया. अंडरलाइन अ नेम दैट आर सिमिलर टू सर्कल दोज दैट आर डिफरेंट. ऐसे नाम को अंडरलाइन करो जो सिमिलर है और जो काफ़ी अलग है. डिड यू नोटिस दैट the name by which language are known have changed over time?
क्या आप जानते हैं जो भी लैंग्वेज को जिस नाम से बुलाते थे वो आज के तारीख में बदल गया है। When the Mughals empire declined in the 18th century, it led to re-emergence of regional states. Chapter 10। जैसे ही 18th सेंचुरी पे मुगल एम्पायर का शासन ख़त्म हो गया था, अलग अलग रीजन के स्टेट्स वापस उभरने लगे, जो चैप्टर 10 में बताया जाएगा। बट ईयर ऑफ इम्पेरियल पैन रीजनल रूल्स हैड ऑल्टर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रीजन। लेकिन रीजन का जो कैरेक्टर था वो बार बार बदल गया इम्पीरियल पैन रीजनल रूल की वजह से। तो जो भी एम्पायर जिस भी एम्पायर का था या पूरा ओवरऑल जो रीजन था वो चेंज हो रहा था, उसकी वजह से रीजन का कैरेक्टर चेंज हो रहा था। Across most of the subcontinent, the regions were left with legacy of the big states and small states that had ruled over them. तो सब कॉन्टिनेंट्स में ज़्यादातर रीजन जो थे वो छोटे बड़े राज्य लेगेसी उन्होंने छोड़ दिया था, जहाँ पर वो बहुत साल तक रूल कर रहे थे। दिस वॉज अपरेंट इन द emergence of many distinct and shared traditions। इसकी वजह से बहुत सारे शेयर्ड ट्रेडिशंस, अलग अलग ट्रेडिशन आने लगे। realm of governance, the management of the economy, the elite culture and language। और इसकी वजह से गवर्नेंस, इकोनॉमी, मैनेजमेंट, elite culture, लैंग्वेज सब आने लगा। तो ये 1000 year between 700 and 1750, the character of the different region did not grow in isolation। जो मेडिवल पीरियड था 700 से लेकर 750 तक, तो वो रीजन जो है वो ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाया आइसोलेशन के बाद। दिस रीजन फेल्ट द इम्पैक्ट ऑफ लार्जर पैन रीजनल फोर्स ऑफ इंटीग्रेशन विदाउट एवर क्वाइट लूजिंग द डिस्टिंक्टिवनेस। ये जो पैन रीजनल फोर्सेस जो था उन पे बहुत असर पड़ा और इसीलिए उनका अपना अपना खुद का जो कैरेक्टरिस्टिक था वो बदलने लगा। फाइंड आउट वेदर फॉर हाउ लॉन्ग योर स्टेट वॉज अ पार्ट ऑफ दिस पैन रीजनल एम्पायर। बताओ कि कौन तुम्हारा स्टेट जो है कब तक किसी एम्पायर या किसी एम्पायर का हिस्सा था। Old and new region, the 1000 year of history that we are exploring witness major development in religious traditions। तो हिस्ट्री का 1000 साल जो है हमने एक्सप्लोर किया और हमने रिलीजियस ट्रेडिशन में जो भी बड़े डेवलपमेंट जो थे विटनेस किया। People believe in the divine was sometimes deeply personal, but more usually it was collective। ज़्यादातर लोगों का जो श्रद्धा जो था डिवाइन में वो पर्सनल था, लेकिन ज़्यादातर कलेक्टिव था। The collective belief in supernatural agency religion was often closely connected with socio-economic organization of the local communities। कलेक्टिव इसीलिए था क्योंकि ये ज़्यादातर लोकल कम्युनिटीज़ का सोशो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट था। As the social world of the group altered, so too did their belief। ग्रुप का जो सोशल वर्ल्ड जो था जैसे चेंज हुआ तो उनका श्रद्धा भी चेंज होने लगा, उनका विश्वास भी बदलने लगा। Do you remember what Amit Khuskro had to say regarding Sanskrit knowledge and Brahmins? क्या आपको पता आमिर खुसरो ने संस्कृत और उसका नॉलेज और ब्राह्मण्स के बारे में क्या बोला था? It was during this period an important change occurred in what we call Hinduism today। तो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट चेंजेस जो थे वो हुआ था जिसे हम हिंदुइज़्म बोलते हैं। दिस इंक्लूड वर्शिप ऑफ न्यू डीटीज, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स by royalty and growing importance of brahmanas, the priest, as a dominant group in society। तो मेडिवल सेंचुरी में बहुत सारे चेंजेस हुए जिसे हम हिंदुइज़्म कहते हैं, जहाँ पे नए नए
भगवान को वर्शिप करने लगे, टेम्पल्स बनाना स्टार्ट किया राजा ने। ब्राह्मण्स लोगों का पोजीशन इम्पोर्टेंट हो गया, ब्राह्मण्स लोग का पोजीशन इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि ये जो कास्ट वाले जो थे सोसाइटी के सबसे पावरफुल डोमिनेटिंग ग्रुप लोग थे। Their knowledge of Sanskrit text earned the Brahmins a lot of respect in society. ब्राह्मण के पास संस्कृत का टेक्स्ट का नॉलेज होने की वजह से उन्हें सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट मिलता था। Their dominant position was consolidated by the support of their patron, new rulers searching for prestige. ज़्यादातर ये डोमिनेंट पोजीशन जो था उन्हें किसकी वजह से मिलता था? राजा की वजह से, जो पैट्रॉन थे उनके। और ऐसे राजा जिन्हें प्रेस्टीज ढूंढना है, जिन्हें अपने सोसाइटी में एक वैल्यू स्थापित करने का है, तो इसके लिए ये राजा क्या करते थे? पैट्रॉन का काम करते थे ब्राह्मण्स के लिए। मतलब ब्राह्मण्स को पैसे देते थे, फंड्स देते थे, स्पॉन्सर करते थे, ताकि ब्राह्मण्स लोग अपना नॉलेज जो था वो राजा को दे सके। One of the major development of this period was the emergence of the idea of bhakti, of a loving personal deity that devotee could reach without the aid of priest or elaborate rituals. इसी मेडिवल सेंचुरी में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ भक्ति के बारे में। तो भक्ति के बारे में क्या बोलने लगे कि डिवोटी जो थे वो अपने अपने देवता को प्रेम या प्यार एक्सप्रेस कर सकते हैं बिना किसी प्रिस्ट के या बिना किसी रिचुअल के। यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस एंड अदर ट्रेडिशन चैप्टर 8। ये चैप्टर 8 के बारे में सीखेंगे। पैट्रॉन का मतलब क्या होता है? Patron and influence wealthy individual who support another person, an artist, a craft person, a learned man or a nobles. तो पैट्रॉन जो थे बड़े पैसे वाले लोग होते थे। ये लोग क्या करते थे? पैसे के लिए सपोर्ट करते थे आर्टिस्ट को, क्राफ्ट पर्सन को या नोबल्स लोगों को, या जो इंसान के पास जो नॉलेज, जो भी आर्ट या कला है, तो उसके लिए ये लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे। This was also the period when new religion appeared in the subcontinents. Medieval period में ही बहुत सारे नए नए रीजन आने लगे सबकॉन्टिनेंट्स में। Merchants and migrants first brought the teaching of Holy Quran to India in the 7th century. 7th century में जो थे मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स, वो होली कुरान का टीचिंग्स लाने लगे इंडिया में 7th century में। Muslims regard the Quran as the holy books and accept the sovereignty of one God, Allah, whose love and mercy bounty embrace all those who believe in Him. तो ज़्यादातर मुस्लिम जो थे वो कुरान को होली बुक्स कंसिडर करते थे, जिसमें वो एक ही भगवान को मानते थे, जिसे अल्लाह बुलाते थे। वो मानते थे कि जो उन पर विश्वास रखता है उन्हें प्यार, दया और बहुत सारा बहुत कुछ अच्छा मिराकल्स मिलता था। विदाउट रिगार्ड्स टू सोशल बैकग्राउंड, बिना किसी सोशल बैकग्राउंड के रिगार्ड्स में। मैनी रूलर्स वेयर पैट्रन ऑफ इस्लाम्स एंड उलामा लर्न द थियोलॉजी एंड जूरिस्ट। सो बहुत सारे रूलर्स जो थे इस्लाम के पैट्रन थे, क्योंकि वो लोग खुद इस्लामिक थे, और उन्होंने थियोलॉजिकल जूरिस्ट जो लोग स्कॉलर थे, उलामा, उनको पैसे देते थे। एंड लाइक हिंदुज़म, इस्लाम वॉज इंटरप्रेटेड इन वेराइटी ऑफ वे बाय इट्स फॉलोअर। तो हिंदुज़म की तरह इस्लाम भी बहुत अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट हुआ फॉलोअर की वजह से। There were Shias Muslims who believed that the Prophet Muhammad's son-in-law Ali was a legitimate leader of the Muslim community, and the Sunni Muslims who accepted the authority of the early leaders, Khalifas of the community and the succeeding Khalifas. तो यहाँ पे हिंदुइज़म में अलग अलग बिलीफ था, मुस्लिम में भी अलग बिलीफ है। तो यहाँ पे मुस्लिम दो टाइप के, शिया मुस्लिम जो है प्रॉफिट मोहम्मद के सन-इन-लॉ अली को मानते थे। वो मानते थे कि अली जो प्रॉफिट मोहम्मद के जो सन-इन-लॉ है वो उनके मुस्लिम कम्युनिटी के लेजिटिमेट लीडर्स हैं। सुन्नी मुस्लिम जो थे वो उनके अर्ली लीडर्स का अथॉरिटी मतलब खलीफा को मानते थे। There were other important difference
between various school of law, Hanafi and Shafi, many mainly in India. बहुत सारे ये जो लॉ के जो अलग अलग स्कूल जो थे मुस्लिम के, हनीफी शफ़ी, वो ज़्यादातर इंडिया में मिलते हैं. एंड थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशन, उनके थियोलॉजी और मिस्टिक ट्रेडिशंस भी इंडिया में मिलता है. Thinking about the times and historical period. Historians do not see time just as passing of hour, day or years, as a clock or calendar. Historians जो थे वक्त को साल में, दिनों में, घंटों में या कैलेंडर के हिसाब से नहीं देखते थे. टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंज इन सोशल इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन. वक्त जो था सोशल इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस दिखाते थे. इन द परसिस्टेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडिया बिलीफ, जो आइडियाज़ और बिलीफ में बार बार परसिस्टेंटली ट्रांसफॉर्म होता था. द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड समवॉट ईजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्जर सेगमेंट पीरियड दैट पोजेस शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक. ज़्यादातर ये टाइम का जो स्टडी जो था वो डिवाइड होने लगा दो सेगमेंट्स में और पीरियड में, जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है. In the middle of the 19th century, British historians divided the history of India into three periods. तो ब्रिटिश हिस्टोरियन ने 19th सेंचुरी के मिडल में इंडिया का हिस्ट्री को डिवाइड किया तीन पीरियड में, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश में. This division was based on the idea of the religion of ruler. There were also important historical change and there were no significant development. तो ये डिवीज़न इस हिसाब से हुआ रूलर्स का रिलीजन के हिसाब से, जो काफ़ी हिस्टोरिकल चेंजेस लेके आया. बहुत फ़र्क पड़ा डेवलपमेंट में, स्पेशल इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर में. सच ए डिवीज़न ऑल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ सब कॉन्टिनेंट. तो ऐसे डिवीज़न की वजह से सब कॉन्टिनेंट का रिच डाइवर्सिटी को भी इग्नोर किया गया. Few historians follow the periodization today. Most look to economic, social factor to character the major element of different moment of the past. कुछ हिस्टोरियन जो थे पीरियडाइजेशन फॉलो करते हैं, ज़्यादातर इकोनॉमिक सोशल फैक्टर के ऊपर देखते थे, जो पास्ट का अलग अलग मोमेंट पे ध्यान देते थे. The history you lead last year include wide range of early